जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। 24 जून 2026 पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मंत्रालय ने साफ साफ कहा, भारतीय पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। अब रुकिए, ज़रा सोचिए, अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या है? आधार कार्ड? सरकार खुद कह चुकी है नहीं। पैन कार्ड? नहीं। वोटर कार्ड? नहीं। जन्म प्रमाण पत्र? वो भी नहीं। तो सवाल यह है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नागरिकता साबित नहीं कर सकता तो आखिर कौन तय करेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं, और किस आधार पर? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े वैचारिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इस प्रोजेक्ट के केंद्र में कौन है? आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और वो तमाम समुदाय जिनके पास औपचारिक दस्तावेज वैसे भी कम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार का अपना स्पष्टीकरण क्या है? पहले तथ्य को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि यही पूरी बहस की बुनियाद है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 24 जून को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता दस्तावेज नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य है विदेश की यात्रा को आसान बनाना और विदेश में अपनी पहचान व राष्ट्रीयता दिखाना। पासपोर्ट खुद नागरिकता प्रदान नहीं करता। यह कोई नई बात नहीं है। सरकारी सूत्रों ने खुद माना कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 के तहत केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही कहा था। सिर्फ पासपोर्ट होने से नागरिकता खुद ब खुद सिद्ध नहीं हो जाती। लेकिन यह बात नई नहीं है। फरवरी 2020 में संसद में जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, इसमें से कोई भी दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए काम कर सकता है, तो गृह मंत्रालय का जवाब था नहीं। इनमें से कोई भी दस्तावेज नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। तो फिर नागरिकता का सबसे मजबूत प्रमाण क्या है? कानूनी तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट। लेकिन ये दस्तावेज सामान्यतः उन्हें मिलते हैं जिन्होंने बाद में नागरिकता हासिल की हो। जन्म से भारतीय नागरिकों के पास आमतौर पर ऐसा कोई सर्टिफिकेट होता ही नहीं। समझिए इस विरोधाभास को। जो व्यक्ति जन्म से इस देश का नागरिक है, सदियों से इस मिट्टी पर रहता आया है, उसके पास नागरिकता का सबसे मजबूत प्रमाण होने का कोई गारंटी नहीं। और जो बाद में नागरिक बना, उसके पास एक स्पष्ट सर्टिफिकेट है। यह सिर्फ एक कानूनी जटिलता नहीं है। कानून की भाषा में जो जटिलता दिखती है, उसका इस्तेमाल अक्सर सबसे कमज़ोर तबकों के खिलाफ होता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की बात, यानी हर मामला अलग होगा। हर व्यक्ति को अपनी नागरिकता बार बार साबित करनी पड़ सकती है। अब सवाल यह उठता है, यह साक्ष्यों की जाँच किस पैमाने पर होगी? कौन तय करेगा कि कौन सा साक्ष्य काफ़ी है और कौन सा नहीं? यहीं पर SIR की एंट्री होती है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाता है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको दो पक्ष साफ साफ अलग करके बताऊंगा, क्योंकि किसी भी गंभीर विश्लेषण के लिए यह जरूरी है कि हम सरकार के आधिकारिक तर्क और विपक्ष के आरोप में फ़र्क करें। दोनों को मिलाकर एक जैसा पेश करना बेईमानी होगी। तो पहला पक्ष, सरकार और चुनाव आयोग का आधिकारिक पक्ष कहता है, SIR का मकसद है मृत वोटरों, अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों, डुप्लीकेट एंट्री और गैर नागरिक वोटरों को सूची से हटाना, और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कोई भी योग्य नागरिक सूची से बाहर ना छूटे। चुनाव आयोग का कहना है कि उसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह अधिकार प्राप्त है, और यह उसका संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। 27 अक्टूबर 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की। बिहार में पहले चरण में लगभग 47 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, यानी कुल वोटरों का लगभग 5 से 6%। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में लगभग 91 लाख वोटर हटाए गए। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 4 लाख नाम काटे गए। और मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध ठहराया।
कहा कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुरूप है। यह रहा सरकारी पक्ष, पूरी तरह दस्तावेजी, सत्यापित और अदालत में पास। अब दूसरा पक्ष, विपक्षी दलों और आलोचकों का आरोप है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, डीएमके और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए सत्तारूढ़ भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। उनका कहना है कि जिन राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है वहां चुनिंदा समुदायों, खासकर मुस्लिम और अल्पसंख्यक मतदाताओं को ज़्यादा कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है और इस वजह से उनके वोट देने का अधिकार पर असर पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, यह एक राजनीतिक आरोप है, यह सिद्ध तथ्य नहीं और यह आधिकारिक रूप से सरकार या चुनाव आयोग की मंशा भी शायद नहीं हो, लेकिन इस आरोप को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि करोड़ों नामों का हटना यह कोई छोटी संख्या नहीं है और छोटी बात भी नहीं है। और जब इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजी सत्यापन की मांग की जाती है तो वही समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनके पास औपचारिक कागजात वैसे भी कम है। आदिवासी, गरीब ग्रामीण, भूमिहीन मजदूर और अल्पसंख्यक तबके। यही वो जगह है जहां प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक मंशा के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। और यही वजह है कि हमें इस पूरे मसले को सिर्फ कानून की नज़र से नहीं बल्कि विचारधारा की नज़र से भी देखना होगा। तो चलिए अब उस विचारधारा की जड़ तक जाते हैं जो तय करती है कि नागरिक कौन है और कौन नहीं। वैचारिक जड़ यानी कि पुण्य भूमि का सिद्धांत। 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने अपना मशहूर निबंध लिखा, हिंदुत्व के अनिवार्य तत्व यानी कि इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। इस निबंध में सावरकर ने हिंदू की एक परिभाषा दी जो आगे जाकर आरएसएस की आधिकारिक वैचारिक नींव बनी। सावरकर के अनुसार, और यह कोई आरोप नहीं, यह आरएसएस की अपनी आधिकारिक मान्यता है, हिंदू वह है जो भारत को 3 तरह से मानता है। पहला, पितृभूमि और मातृभूमि, यानी वो धरती जहां उसके पूर्वज सदियों से रहते आए हैं। दूसरा, जन्मभूमि, यानी उनका अपना जन्म इसी धरती पर हुआ हो। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पुण्य भूमि, यानी वो धरती जहां उसके धर्म का उद्गम हुआ हो, जहां उसके आराध्य देवी देवताओं का वास हो, जहां उसकी आस्था की जड़ें हों। अब इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही पूरी विचारधारा की कुंजी है। पहली 2 शर्तें, मातृभूमि और जन्मभूमि, भारत के लगभग हर नागरिक पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, सबके पूर्वज यहीं रहे, सबका जन्म यहीं हुआ। लेकिन तीसरी शर्त, पुण्य भूमि, यहीं पर यह परिभाषा बंट जाती है। जिस व्यक्ति की आस्था का केंद्र, जिसके धर्मगुरु, जिसके धार्मिक उद्गम स्थल भारत के बाहर हैं, चाहे वो मक्का हो, यरूशलेम हो या वेटिकन, उसे इस परिभाषा के तहत पूर्ण हिंदू नहीं माना जाता, भले ही उसके पूर्वज सदियों से इस मिट्टी में दफन हुए हों। यही वो सैद्धांतिक बुनियाद है जिसे लोग सरल भाषा में कहते हैं जिनके गुरु यहाँ पैदा नहीं हुए। यह कोई गलत अनुवाद नहीं, यह पुण्य भूमि की धार्मिक उद्गम वाली शर्त का ही व्यवहारिक मतलब है। अब यहाँ एक ऐतिहासिक गवाही भी समझ लीजिए। समाजवादी नेता और आरएसएस के पुराने आलोचक मधु लिमय ने अपने लेख में लिखा है, उनके अनुसार सावरकर और आरएसएस के लोग एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखते थे जिसमें गैर हिंदुओं को सिर्फ इस शर्त पर रहने की इजाज़त मिलेगी कि वे हिंदू राष्ट्र के अधीन रहें, बिना किसी विशेषाधिकार के, बिना किसी विशेष सुविधा के। ध्यान दीजिए, यह मधु लिमय का अपना विश्लेषण और स्मरण है। यह आरएसएस का कोई प्रत्यक्ष आधिकारिक उद्धरण नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक इतिहासकार और प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर उनकी गवाही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहीं वो डर भी झलकता है कि अगर आप इस पुण्य भूमि परिभाषा से बाहर हैं तो आपका अस्तित्व इस देश में एक रहमो करम यानी कृपा पर टिका मामला बन जाता है, अधिकार पर नहीं। अब सवाल यह है कि संविधानिक भारत में नागरिकता कोई रहमो करम नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है जो संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 से तय होता है, किसी धार्मिक परिभाषा से नहीं। तो जब प्रशासनिक तौर पर नागरिकता प्रमाण की परिभाषा को जटिल और अस्पष्ट बनाया जाता है और साथ ही एक वैचारिक संगठन का नागरिकता पर यह सैद्धांतिक रुख मौजूद है, तो दोनों के बीच का यह तालमेल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या प्रशासनिक अस्पष्टता एक वैचारिक प्रोजेक्ट को कानूनी आड़ देने का जरिया बन रही है? आदिवासी समाज पर भी असली खतरा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इसका आदिवासी समाज पर क्या असर पड़ेगा? पहला बिंदु, दस्तावेजों की कमी। हमारे समाज में चाहे वो हो समुदाय हो, संथाल समुदाय, मुंडा हो या कोई भी आदिवासी समुदाय, पीढ़ियों तक ज़मीन के पट्टे, जन्म प्रमाण पत्र या औपचारिक रिकॉर्ड रखने की परंपरा वैसे भी कमज़ोर रही है।
हमारी पहचान का आधार रहा है हमारी भाषा, हमारा गांव, हमारा माझी परगना व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था, हमारा सरना धर्म, हमारी सामूहिक स्मृति, कागज़ का टुकड़ा नहीं। जब राज्य अचानक कहता है कि पुराने दस्तावेज अब काफ़ी नहीं हैं, नए सिरे से साक्ष्य चाहिए और हर व्यक्ति को बार बार अपनी पहचान साबित करनी होगी, तो सबसे ज़्यादा खतरे में वही समुदाय आते हैं जिसके पास औपचारिक रिकॉर्ड वैसे भी कम है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संरचनात्मक नुकसान है जो हमेशा हाशिए के समाज को ही सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है। दूसरा बिंदु, सरना धर्म और धार्मिक पहचान। ये सरना धर्म और धार्मिक पहचान का सवाल, जिस पुण्यभूमि सिद्धांत की बात हमने की वो धार्मिक उद्गम पर टिकी है। आदिवासी आस्था, चाहे सिंगबोंगा, देसावली, सरना धर्म, इनका उद्गम इस्लाम या ईसाइयत की तरह किसी विदेशी भूमि में नहीं बल्कि इसी जंगल, इसी पहाड़, इसी मिट्टी में है। तो सैद्धांतिक रूप से इस परिभाषा के तहत आदिवासी आस्था को बाहर नहीं रखा जा सकता, लेकिन यहीं असली खतरा छिपा है। यह विचारधारा आदिवासी पहचान को स्वतंत्र मानने को तैयार नहीं। वो हमेशा कोशिश करती है कि आदिवासी धर्म को हिंदू धर्म की एक शाखा बना दिया जाए। सरना कोड की मांग पर बरसों से जो राजनीतिक टालमटोल चल रही है, बिरसा मुंडा की विरासत पर जो हिंदुत्व संगठनों का दावा बनता जा रहा है, बहा पर्व को होली में मिला देने की जो कोशिशें हो रही है, ये सब इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मकसद साफ है, हमें पुण्य भूमि के दायरे में जबरन शामिल करके हमारी स्वतंत्र पहचान को मिटाना है। और जो आदिवासी इस हिंदूकरण को स्वीकार नहीं करते, वो स्वाभाविक रूप से उस संदेह के दायरे में आ जाते हैं जो एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं में नागरिकता के सवाल को और जटिल बना सकता है। तीसरा बिंदु, डर का माहौल और चिलिंग इफेक्ट। और यह सबसे महत्वपूर्ण है, डर का माहौल। जब किसी समुदाय को बार बार यह याद दिलाया जाए कि उसकी नागरिकता अस्थायी है, उसका अस्तित्व किसी जांच पर टिका है, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर सीधा पड़ता है। यह डर लोगों को मुखर होने से रोकता है, अपने हक की मांग करने से रोकता है और एक तरह की चुप्पी थोप देता है। राज्य की शक्ति का इस्तेमाल सीधे दमन के लिए नहीं बल्कि डर पैदा करके आत्मनियंत्रण थोपने के लिए है। क्रिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क से अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। आपने क्रिटिकल पेशा और एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा वाले मामले में देखा ही था कि क्रिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव का फ़र्क कैसे होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी दो स्तर है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव नागरिकता, यानी कानून की किताब में लिखी नागरिकता, जो नागरिकता अधिनियम 1955 से तय होती है, जो हर भारतीय को बराबर अधिकार देती है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। यह संविधानिक नागरिकता है। और दूसरी है क्रिटिकल नागरिकता, यानी वो अनकहा पर्दे के पीछे वाला मानदंड जो तय करता है कि व्यवहार में किसकी नागरिकता पर सवाल उठेगा और किसकी पर नहीं। या वही पुण्य भूमि वाला सैद्धांतिक ढांचा है। कानून की किताब में या कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम, ईसाई या जिन आदिवासियों ने हिंदूकरण स्वीकार नहीं किया उनकी नागरिकता ज़्यादा कड़ाई से जांची जाएगी। लेकिन व्यवहार में एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं में, दस्तावेजी मांगों की कठोरता में यही फ़र्क झलकता दिख सकता है। यानी संविधान की किताब में नागरिकता एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर बराबर है, लेकिन व्यवहार में क्रिटिकल स्तर पर एक खास विचारधारा यह तय करने की कोशिश कर रही है कि असली पूर्ण नागरिक कौन है और कौन सिर्फ सहन किया जाने वाला निवासी। यही फ़र्क है जिसे हमें समझना है, पहचानना है और लगातार सामने लाते रहना है। अब एक पल के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की परिभाषा है। संविधान के अनुसार जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वह नागरिक है। जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हों वह नागरिक है। जो 5 साल से ज़्यादा भारत में सामान्य निवासी हो वह नागरिक बन सकता है। संविधान में धर्म का कोई स्थान नहीं है। नागरिकता की परिभाषा में वंश का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। गुरुओं का जन्म स्थान, ऐसी कोई शर्त संविधान में नहीं है। तो आरएसएस की नागरिकता की परिभाषा और भारत के संविधान की परिभाषा, ये दो अलग अलग दस्तावेज हैं, दो अलग अलग भारत की कल्पनाएं हैं। एक भारत संविधानिक भारत जहां हर भारतीय बराबर है, दूसरा भारत वैचारिक भारत जहां नागरिकता धर्म और वंश से तय होती है। और इस वक्त देश में एक जोरदार कोशिश हो रही है संविधानिक भारत को वैचारिक भारत में बदलने की। तो आज हमने 3 चीज़ों को आपस में जोड़कर देखा। पहला, सरकार खुद कहती है कि कोई भी मौजूदा दस्तावेज नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। दूसरा, एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं जिनका आधिकारिक मकसद वोटर लिस्ट साफ करना है, लेकिन जिनका व्यवहारिक असर हाशिए के समुदायों पर ज़्यादा कठिन साबित हो रहा है। और तीसरा, एक वैचारिक ढांचा पुण्य भूमि सिद्धांत जो यह तय करता है कि इस देश का असली वारिस कौन है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आती है तो नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी स्थिति जहां नागरिकता अब एक अस्थायी अधिकार नहीं बल्कि बार बार साबित किया जाने वाला सशर्त दर्जा बन जाने
जाने का खतरा पैदा होता है। और यह खतरा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उन्हीं पर पड़ता है जिनके पास कागज़ कम हैं और जिनकी आस्था इस विचारधारा के पुण्य भूमि के दायरे में फिट नहीं होती। हमारा संविधान कहता है नागरिकता जन्म से, वंश से या कानूनी प्रक्रिया से मिलती है, किसी की कृपा से नहीं। यही वो लाइन है जिसे हमें बार बार दोहराना है, जिसे याद रखना है और जिसके लिए लड़ते रहना है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें, अपने गांव समाज तक पहुंचाएं, क्योंकि यह जानकारी जितनी ज़्यादा फैलेगी डर का यह माहौल उतना ही कमज़ोर पड़ेगा। सबों को धन्यवाद। जोहार।